हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मुद्रा पूर्ति की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति का अध्ययन न केवल मौद्रिक सिद्धांत को समझने के लिए उपयोगी है, बल्कि व्यवहारिक रूप में मौद्रिक नीति तथा कुशल मौद्रिक प्रबंधन की नीति निर्धारित करने के लिए भी इनका अध्ययन आवश्यक होता है। हमने देखा कि मुद्रा वह है जिसे लोग भुगतान के माध्यम या ऋण को चुकाने में सामान्यतः स्वीकार करते हैं। अब हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पैदा होता है कि मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाए, अर्थात किसी देश की मुद्रा की पूर्ति का अनुमान किस प्रकार लगाया जाए। विद्यार्थियों, मुद्रा पूर्ति से तात्पर्य किसी विशिष्ट समय पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा है। विद्यार्थियों, हमने ये देखा था पिछले वीडियोज में कि मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले साधनों में तरलता का, लिक्विडिटी का गुण होता है। कोई भी साधन जिसका मूल्य देश में प्रचलित मूल्य मापक की इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जिसे व्यक्ति आवश्यकतानुसार बिना किसी विलंब के, बिना किसी असुविधा के या हानि के व्यय योग्य साधन यानी स्पेंडेबल फॉर्म में जिसको बदल सकते हैं, वह साधन तरल साधन कहलाता है और मुद्रा परिसंपत्ति के सभी साधनों में सबसे ज़्यादा तरल है। मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में 3 प्रकार की विचारधाराएं उल्लेखनीय हैं। सबसे पहले हम संकुचित दृष्टिकोण ले रहे हैं, जिसमें मुद्रा पूर्ति को जनता के पास नगद मुद्रा तथा व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमा के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्यार्थियों, यह भारत में जो ये M1 का कंसेप्ट रहा है वह यही है और इसको हम संकुचित दृष्टिकोण भी कहते हैं। आपको ये स्पष्ट कर देना बहुत ज़रूरी है कि जो बैंकों के चालू खातों में जो जमा राशि होती है उसे हम बिना किसी पूर्व सूचना के निकाल सकते हैं, चेक्स के द्वारा भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार की जो जमा राशि होती है या बचत खातों की वह राशि जिसे हम बिना किसी पूर्व सूचना के निकाल सकते, अपने खातों से विड्रॉल कर सकते हैं, वह जमा राशि मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट्स कही जाती है। तो मुद्रा पूर्ति में व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमाओं को शामिल किया जाता है और इसके विपरीत टाइम डिपॉजिट्स हैं जिनको एक निश्चित समय अवधि पूरी होने के पश्चात ही बैंकों से निकाला जा सकता है और यदि हम उसे पहले निकालना चाहते हैं तो हमें आय की हानि होती है और बैंक की विशेष अनुमति भी लेनी होती है, तो उनको हम टाइम डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो मुद्रा पूर्ति में यहाँ जो पहला दृष्टिकोण है उसमें जनता के पास नगद मुद्रा और व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमा को हम मुद्रा पूर्ति में शामिल करते हैं और यह वस्तुतः मुद्रा पूर्ति की जो अवधारणा का M1 कंसेप्ट है। दूसरा दृष्टिकोण हम मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार ले सकते हैं, जिसको मुद्रा पूर्ति की व्यापक परिभाषा कहा जाता है और इसमें जो मुद्रा पूर्ति है उसे जनता के पास नगद मुद्रा प्लस बैंकों के पास कुल जमाओं के रूप में लेते हैं। यानी बैंकों के पास कुल जमाएं यानी मांग जमा और समय जमा, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है और इसे मुद्रा पूर्ति की व्यापक परिभाषा भी कहा जाता है और भारत में इसे M3 के नाम से
जाना जाता है और अमेरिका में से M2 के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में जो तीसरा दृष्टिकोण है वह सर्वाधिक व्यापक दृष्टिकोण है और यह प्रोफेसर गुर्ले तथा शॉ से संबंधित है और उनके अनुसार मुद्रा पूर्ति में जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास कुल जमाएं, बचत बैंक की जमा राशि और अन्य साख एवं वित्तीय संस्थाओं की जमा राशियों को इसमें शामिल किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये मुद्रा पूर्ति से संबंधित व्यापक परिभाषा है, लेकिन यहाँ पर जो ये व्यापक परिभाषा है यह मौद्रिक क्रियाशीलता की दृष्टि से ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि केंद्रीय बैंक इस विस्तृत परिभाषा के कारण अच्छी तरह से मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण नहीं अपना सकता। तो मौद्रिक नीति के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए हम जो M1 या M3 जो कंसेप्ट हमने पिछले देखे हैं उनको ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है और मौद्रिक नीति की दृष्टि से मुद्रा पूर्ति की वही अवधारणा उपयुक्त मानी जाती है जिस पर मौद्रिक अधिकारी का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। विद्यार्थियों, सामान्यतः मुद्रा पूर्ति की कुल मात्रा को निर्धारित करने के लिए हम 3 तत्वों को मुद्रा पूर्ति में शामिल करते हैं, जिसमें हम केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्गमित विभिन्न नोटों की मात्रा और सरकार के द्वारा निर्गमित की गई मुद्रा और जिसमें विभिन्न प्रकार के सिक्के भी शामिल हैं और बैंकों की मांग जमाओं को हम शामिल करते हैं। यानी सामान्यतः किसी देश की मुद्रा में चलन मुद्रा तथा बैंक मुद्रा को हम शामिल करते हैं। इन दोनों के द्वारा मुद्रा पूर्ति निर्धारित होती है। विद्यार्थियों, यदि हम भारत में मुद्रा पूर्ति के माप की चर्चा करें तो भारत में मुद्रा पूर्ति के माप जो रिजर्व बैंक है, RBI है, वह 1935 से मुद्रा पूर्ति के बारे में आंकड़े संकलित कर रहा है और समय समय पर इन संकलन विधियों में, अवधारणाओं में सुधार भी किया गया है, परिष्कार भी किया गया है और 1977 के बाद से भारत में ये 4 अवधारणाएं प्रचलित रही हैं। हम इनको इस प्रकार देख सकते हैं। M1 सबसे पहले, जिसमें हम जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों के पास मांग जमा राशि और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं को हम शामिल करते हैं। विद्यार्थियों, दूसरा कंसेप्ट M2 है, जिसमें M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों की जमाओं को हम इसमें शामिल करते हैं। विद्यार्थियों, तीसरा कंसेप्ट M3 है, जिसमें हम M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, टाइम डिपॉजिट्स को शामिल करते हैं और यह अवधारणा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और इसे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। समग्र मौद्रिक साधन भी इसे कहा जाता है। अगली अवधारणा जो है वह M4 है और M4 को हम ज्ञात करने के लिए M3 में पोस्ट ऑफिस की कुल जमाओं को शामिल करते हैं। विद्यार्थियों, इन 4 घटकों में से M1 सबसे अधिक तरल है, जबकि M4 में सबसे कम तरलता पाई जाती है। विद्यार्थियों, भारत में मुद्रा पूर्ति की ये अवधारणाएं प्रचलित रही हैं, लेकिन बाद में मुद्रा पूर्ति की हम नई अवधारणा को देखते हैं और रिजर्व बैंक ने मुद्रा आपूर्ति पर गठित
डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में एक कार्य समूह जो रिजर्व बैंक ने गठित किया था और उसकी 1998 में जो रिपोर्ट आई थी उसकी सिफारिशों के आधार पर RBI ने अब नए मौद्रिक अवयवों का प्रकाशन शुरू कर दिया है। और इसमें जो मुद्रापूर्ति की विभिन्न अवधारणाएं हैं उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। और इसमें जो एक नया कंसेप्ट हम यहाँ देख रहे हैं M0 लिया गया है। M0 वास्तव में देखा जाए तो रिजर्व मनी है, आरक्षित मुद्रा है, या इसको हम मौद्रिक आधार भी कहते हैं। और इसमें चलन में मुद्रा प्लस रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियाँ और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं इसमें शामिल की गई हैं। दूसरा कंसेप्ट M1 है जो कि पुराने M1 के समान ही है और इसे मुद्रापूर्ति की संकुचित परिभाषा कहा जाता है, नैरो मनी कहा जाता है। M1 में वही पुरानी परिभाषा के अनुसार जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों के पास मांग जमाएं प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं इसमें शामिल हैं। और दूसरा कंसेप्ट M2, मैंने यहाँ पर NM2 लिखा हुआ है जिसका मतलब है न्यू M2 और NM1 मतलब न्यू M1। तो जो नया M2 है उसमें जो नया M1 है प्लस बैंकों के पास बचत खातों की जमा राशियों में समय दायित्व का भाग यानी जो टाइम डिपॉजिट्स है उनका जो भाग है उसको शामिल किया जाता है, प्लस बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण पत्र प्लस समय जमा राशियाँ जिनकी अवधि 1 वर्ष तक है। और इनमें विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट B कैटेगरी का उनकी जमा राशियों को इसमें छोड़ा गया है। तो ये नया M2 है। और जो नया M3 है वह है M2 प्लस समय जमा राशियाँ जिसमें हमने वही जो विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता B कैटेगरी की जो जमा राशियाँ उनको छोड़ा गया है और जिनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक है, टाइम डिपॉजिट्स जिनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक है, प्लस गैर बैंक वित्तीय संस्थाओं से बैंकों के द्वारा लिए गए अभियाचना ऋण कॉल बोरोइंग्स यानी बैंकों के द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो कॉल बोरोइंग की जाती हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। तो विद्यार्थियों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नया M2 है वह पुराने M2 से काफ़ी अलग है और ये भुगतान शेष का सही माप प्रस्तुत करता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो नई अवधारणाएं हैं उसमें डाकघर में प्राप्त होने वाली बचत जमाओं को या समय जमाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि अब बैंकों की शाखाओं का विस्तार होने के कारण अब स्थितियाँ बदल गई हैं। पहले डाकघरों के द्वारा बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी जहां पर पहले बैंक्स नहीं थे, तो और डाकघर के आंकड़े चूँकि विलम्ब से भी प्राप्त होते हैं इसलिए उनको इसमें छोड़ दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नई अवधारणाएं हैं उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं और रिजर्व बैंक ने इनके अलावा जो वर्किंग ग्रुप था उसने तरलता समूहों के माप L1, L2 और L3 के माप भी उन्होंने बताए हैं और इनको रिजर्व बैंक प्रकाशित भी कर रहा है। और जिसमें L1 और L2 का जो संकलन है वो मासिक आधार पर और L3 का संकलन त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। तो ये मुद्रापूर्ति की विभिन्न अवधारणाएं हैं। विद्यार्थियों हमें यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि जो मुद्रापूर्ति है वह केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक और जो जनता है उसकी गतिविधियों से निर्धारित होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो साधारण मुद्रा है उसका निर्माण तो सरकार और केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है जिसको हम विधिग्राह्य मुद्रा भी बोलते हैं,
और जो वाणिज्यिक बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हैं, उनके द्वारा बैंक मुद्रा का निर्माण किया जाता है। और इन तीनों की मुद्रा संबंधी नीति और कार्रवाई का देश की मुद्रा पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। तो जो मुद्रा पूर्ति के जो निर्धारक तत्व हैं वह बाह्य जात हैं, जिनमें हम केंद्रीय बैंक और सरकार के द्वारा मुद्रा पूर्ति निर्धारण को ले सकते हैं, और आंतरजात चर भी हैं, जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं को हम ले सकते हैं। और इस प्रकार देश की जो मुद्रा पूर्ति है वह मुख्य रूप से देश के मौद्रिक आधार पर, साइज ऑफ मॉनेटरी बेस पर, जिसमें हम मॉनेटरी गोल्ड और रिजर्व असेट्स ले सकते हैं, सरकारी प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड्स इत्यादि ले सकते हैं। और केंद्रीय बैंक के द्वारा जो क्रेडिट दिया जाता है, केंद्रीय बैंक की जो बकाया साख है, जिसके द्वारा जो व्यापारिक बैंक हैं उनके कोष बढ़ जाते हैं और उनकी मुद्रा पूर्ति निर्माण की शक्ति बढ़ जाती है, हम उसको शामिल करते हैं। समाज की पसंद मुद्रा पूर्ति को निर्धारित करती है कि लोग बाग अधिक मात्रा में नकदी रखते हैं या वह बैंकों के माध्यम से अपने लेन देन करते हैं, चेक्स वगैरह का उपयोग करते हैं। और जो रिजर्व बैंक है उसके द्वारा जो नकदी आरक्षित अनुपात है, कैश रिजर्व रेशो है, वह क्या है, और समाज में मुद्रीकरण का आकार क्या है, एक्सटेंट ऑफ मोनेटाइजेशन क्या है, ये सब तत्व मिलकर मुद्रा पूर्ति को निर्धारित करते हैं। तो हमने यहाँ पर मुद्रा पूर्ति की विभिन्न अवधारणाओं को देखा। मैं समझती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।